हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप कैसे हैं? एक खुशखबरी जो आपको पता चल रही होगी, कल प्रतियोगी छात्रों ने प्रयागराज में एक धरना प्रदर्शन किया, जिसका परिणाम देखने को मिला कि आज यूपीएसआई की वैकेंसी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पब्लिश किया है। तो मेरे विद्यार्थी और दरोगा के अभ्यर्थी, आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग अब कमर कस के लग जाइए, क्योंकि आपकी वैकेंसी आपके सामने दिख गई और वैकेंसी 9000 एबव है। इसलिए बहुत अच्छा सुनहरा मौका है, इसको थोड़ा सा भी समय न गंवाते हुए इसके लिए एकदम कमर कस के लग जाने की जरूरत है। मैं मनोज कुशवाहा समर्पित कोचिंग के यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को इस भर्ती के लिए आवेदित करता हूं। आपको इसके लिए प्रयास करता हूं कि आप अधिक से अधिक इस वीडियो से लाभ उठाएं। मित्रों, आज हम लोग भारतीय संविधान की अनुसूची की कड़ियों को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने अनुसूची 4 तक का उल्लेख किया था, लेकिन आज अनुसूची 5 से ऊपर हम लोग आगे चलेंगे। तो आइए देखते हैं कि अनुसूची 5 में क्या है। एक रिक्वेस्ट आपसे है कि आप अधिक से अधिक इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों के बीच शेयर करिए, और इससे निश्चित यूपीएसआई के लोगों को जो संविधान से प्रश्न आएगा 100% आप संविधान से प्रश्न कर जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। ओके, आइए देखते हैं अनुसूची 5। और अनुसूची 5 में क्या है, जैसे कि आप रटते हैं कि अनुसूची 5 में असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय राज्यों को छोड़कर बाकी सभी राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख किस प्रकार किया जाएगा, इसका उल्लेख अनुसूची 5 में मिलता है। लेकिन मित्रों, मैं ट्रिकी जीएस के रूप में आपके सामने इस संविधान को प्रस्तुत कर रहा हूं। पूरे इलाहाबाद में, पूरे प्रयागराज में यदि कोई ट्रिक के रूप में पूरे संविधान को, पूरे इतिहास को, पूरे भूगोल को पढ़ाता है, तो केवल और केवल मनोज कुशवाहा पढ़ाते हैं। आपको विश्वास नहीं है तो आप हमारे ट्रिक को देखिए, किस तरह से चीजों को याद कराने का प्रयास मैं करता हूं। जैसे अनुसूची 5 में हम अपने ट्रिक के माध्यम से आपको याद करा रहे हैं। अनुसूची 5 में क्या कहा गया है, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय राज्यों को छोड़कर, ये चारों राज्य कैसे याद रहेंगे हमें ध्यान दिया जाए। इसलिए हमने ट्रिक बनाया कि एटीएम सबके पास है, लेकिन जिसके पास 2 एटीएम है उसका एटीएम मैंने ले लिया और लिख दिया एटीएम स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, एटीएम स्क्वायर अर्थात असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। ए से असम, टी से त्रिपुरा, और डबल एम का मतलब होता है मिजोरम और मेघालय राज्यों को छोड़कर बाकी सभी राज्यों को छोड़कर बाकी सभी राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन का उल्लेख, प्रशासन का उल्लेख किसमें मिलता है, अनुसूची 5 में। ए से असम, टी से त्रिपुरा और डबल एम से मिजोरम और मेघालय। इन राज्यों को छोड़कर बाकी सभी राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन किस प्रकार किया जाएगा, इसका उल्लेख अनुसूची 5 में मिलता है। यहां मित्रों, इस तरह से अनुसूचियों को हम पढ़ेंगे कि कभी आपको भूलेगा नहीं। बिल्कुल एकदम मनोज कुशवाहा सर के साथ लगे रहिए,
समर्पित कोचिंग के यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक लाड प्यार दीजिए। देखिए आपको कहां से कहां तक पहुंचाने का मैं काम करता हूं। आइए देखते हैं अगली अनुसूची 6 हम लोग पढ़ते हैं। तो अनुसूची 6 क्या कहता है? अनुसूची 6 कहता है वही बात, एटीएम स्क्वायर राज्यों की बात करेगा। अनुसूची 5 में क्या है? एटीएम स्क्वायर राज्यों को छोड़ने की बात करता है। और अनुसूची 6 क्या कहता है कि एटीएम स्क्वायर राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? अनुसूची 6 में। ध्यान दिया जाए, हमने बताया था अनुसूची 1 में संघ और राज्य क्षेत्रों का नाम और उनके सीमा क्षेत्र का उल्लेख। अनुसूची 2 में संवैधानिक पदाधिकारियों को वेतन, भत्ता और पेंशन अनुसूची 2 के तहत दिया जाता। 3 में शपथ की बात किया था। 4 में राज्यसभा सीटों का बंटवारा का बात किया गया था। और 5 में एटीएम स्क्वायर राज्यों को छोड़कर और 6 में एटीएम स्क्वायर राज्यों को लेकर। जी हाँ मित्रों, इस तरह से अनुसूची 6 में असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन का उल्लेख किस प्रकार किया गया है, इसका विवरण अनुसूची 6 में मिलता है। आइए आगे देखते हैं अनुसूची 7 क्या कहता है। अनुसूची 7 और अनुसूची 7 कहता है संघ और राज्यों के बीच विधायी विषयों का बंटवारा विधायी विषयों का बंटवारा 3 सूचियों में किया गया है। पहला संघ सूची, इसी को हम केंद्र सूची भी कहते हैं। दूसरा समवर्ती सूची, तीसरा राज्य सूची। अब इसमें प्रश्न पूछा जाएगा कि संघ सूची में कुल विषयों की संख्या कितनी है, पहले कितने थी, आज वर्तमान में कितनी है। समवर्ती सूची के विषय, समवर्ती सूची में कुल कितने विषयों की संख्या है, पहले कितने थी, आज कितनी है, वर्तमान में कितनी है। और राज्य सूची में पहले कितने विषय थे और वर्तमान में कितने हैं। और कौन, सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि कौन सा विषय किस सूची के अंतर्गत आता है, ये याद करना बड़ी मुश्किल का काम हो जाता है। लेकिन मित्रों विश्वास करिए, मात्र 2 मिनट के अंदर पूरे विषयों को याद कराने का दावा मनोज कुशवाहा करते हैं। ज्ञान पर घमंड नहीं, ज्ञान पर विश्वास है कि कुछ ऐसा सरल तरीका बताएंगे कि आप बैठे बैठे अपने घर पर अपने मोबाइल सेट के द्वारा समर्पित कोचिंग के यूट्यूब चैनल के माध्यम से पूरे विषयों को जुबान पर रट्टा मार लेंगे। और यूपीएसआई या अन्य परीक्षाओं में संविधान से एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ये विश्वास दिलाता है। आप एक बार इस YouTube चैनल समर्पित कोचिंग को अपना लाड प्यार देकर देखिए, अपने मित्रों के बीच इसे शेयर करिए। अच्छा लगता है तो आप निश्चित हमें कमेंट करके बताइए कि सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इससे मेरा उत्साह वर्धन होगा, मैं और अच्छे तरीके से आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा। जी हाँ मित्रों, बहुत जल्दी ही डिजिटल सारी चीजें हो जाएंगी
और डिजिटल पे आपको जो थोड़ा सा भी आवाज हो रही है, आप लोगों को कमेंट आ रहा है कि सर आवाज थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, स्पष्ट रूप से चेहरा नहीं दिख रहा है, चेहरा थोड़ा सा सांवला बना रहा है, तो ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। बस थोड़ा सा इंतजार करिए, सारी समस्या दूर होने वाली। आइए देखते हैं अनुसूची 7 में संघ और राज्यों के बीच विधायी विषयों का बंटवारा 3 सूचियों में किया गया। संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची। जी हाँ मित्रों, तो संघ सूची में कुल विषयों की संख्या पहले कितनी थी, आज वर्तमान में कितनी? तो पहले यानी प्रारंभ में विषयों की संख्या 97 थी। कितनी थी? 97। और आज वर्तमान में कितनी है? 100 विषय है। आज वर्तमान में 100 विषय है। समवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे, आज वर्तमान में 52 विषय हैं। राज्य सूची में प्रारंभ में 66 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 61 विषय हैं। अब ध्यान दिया जाए मित्रों, थोड़ा सा देखिए, इसमें 100 है, वर्तमान बढ़ोतरी हुई है। 47 की जगह पे 52 हुआ है, इसमें भी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन इसमें पहले 66 थे, 61 विषय हुए। अर्थात कहने का मतलब, ध्यान दिया जाए, कहने का मतलब है कि राज्य सूची का विषय कम हुआ है। तो प्रश्न बनता है कि किस संविधान संशोधन के तहत राज्य सूची के विषयों को निकालकर समवर्ती सूची में रखा गया था? तो मित्रों 42वां संविधान संशोधन मैडम इंदिरा गांधी ने किया था, और मैडम इंदिरा गांधी के द्वारा 1976 में राज्य सूची के विषयों को 5 विषयों को घटाकर किसमें लाया गया? समवर्ती सूची में लाया गया। और इस प्रकार समवर्ती सूची की संख्या 52 हो गई और राज्य सूची की संख्या कितनी हो गई? 61 हो गई। इस प्रकार राज्य सूची की संख्या कम हो गई और समवर्ती सूची की संख्या में बढ़ोतरी हो गई। जी हाँ मित्रों, तो अब समस्या ये नहीं है कि कुल कितने विषय हैं, समस्या ये नहीं है कि कुल कितने विषय हैं, समस्या ये है कि इसको कैसे हम याद रखेंगे, इसको कैसे हम याद रखेंगे, समस्या ये है। लेकिन ध्यान दिया जाए, इसको हम याद कर लेंगे, किस तरह से करेंगे वो आपको हम अभी बताते हैं। कैसे याद करेंगे आप, इसको मैं तुरंत आपको अभी आपको बताता हूं कैसे याद किया जाए। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो आइए देखते हैं कि वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय थे और समवर्ती में वर्तमान में 52 विषय हैं, राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय हैं। इन्हीं को हमको याद करना है। तो कैसे याद करेंगे ये थोड़ा सा देखा जाए। सबसे पहले हम संघ सूची की बात करते हैं। तो ध्यान दिया जाए, संघ बोले तो केंद्र, और केंद्र सूची में जो विषय होंगे, ध्यान दिया जाए, केंद्र सूची में जो विषय होंगे उस पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल केंद्र सरकार को होगी, संघ सरकार को होगी। अर्थात एक केवल परिभाषा यदि आपके समझ में आ गया कि कोई ऐसा विषय जो पूरे भारत के बारे में सोचे, वो विषय किस अनुसूची में आएगा, किस सूची में आएगा? संघ सूची में। जैसे आपसे एक प्रश्न पूछा जाए कि रेलवे किस सूची का विषय है, तो आप ध्यान दिया जाए, जब आप स्टेशन पे कहीं जाते हैं तो लिखा रहता है भारतीय रेलवे आपका स्वागत और अभिनंदन करती है। कहने का मतलब कि भारतीय इंडियन रेलवे
अर्थात भारत की रेलवे है, किसी राज्य की रेलवे नहीं है। इसका मतलब रेलवे किस सूची का है विषय है? संघ सूची का विषय। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए इनकम टैक्स अर्थात आयकर किस सूची का विषय है, तो जब आप अपना पैन कार्ड देखते होंगे तो उस पर पढ़िएगा लिखा है भारत सरकार आयकर विभाग। इसका मतलब आयकर किस सूची का विषय होगा? संघ सूची का विषय। यदि आपसे पूछा जाए भारतीय सेना, अब ध्यान दिया जाए, लिखा है भारतीय सेना इंडियन आर्मी अर्थात किस सूची का विषय है, तो पहले ही भारत लिखा है, इसका मतलब ये भारत का है। यदि आपसे पूछा जाए डाक विभाग, तो कभी आप पोस्ट ऑफिस गए हो और पोस्ट ऑफिस में लेटर डाले हो, या पोस्ट ऑफिस से कुछ खरीदे हो, या पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा किए हो, तो वहां जब जाते हैं तो ऊपर लिखा रहता है भारतीय डाक विभाग। बोले तो ये किस सूची का विषय होगा? निश्चित ये संघ सूची का विषय होगा। यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए, ध्यान दिया जाए, यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि जो टीवी, रेडियो और समाचार पत्र में जो विज्ञापन होते हैं, वो विज्ञापन से जो विज्ञापन कर मिलता है, वो विज्ञापन कर किस सूची का विषय है? तो मित्रों ध्यान दिया जाए, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन के द्वारा जो विज्ञापन किया जाता है वो किसका है? वो संघ सूची का है। इस प्रकार संघ सूची, चाहे जनसंख्या, जनगणना की बात करिए या नागरिकता की बात करिए, भारत के नागरिक हैं, आप किसी प्रदेश के नागरिक नहीं हैं। इसका मतलब नागरिकता किस सूची का विषय होगा? नागरिकता संघ सूची का विषय होगा। यदि आपसे पूछा जाए कि आप ये बताइए कि भारत की, ध्यान से समझिएगा इसको, भारत की न्यायिक व्यवस्था समझिएगा इसे, यानी दंड विधान और दंड प्रक्रिया जिसके तहत दंड दिया जाता है, जो विधान अपनाया जाता है, वो किस सूची का विषय है? तो मित्रों ध्यान दीजिएगा, हर राज्य का अपना हाई कोर्ट होता है और हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आप अपील करते हैं और सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार के अधीन कहने का मतलब कि भारत सरकार, सुप्रीम कोर्ट भारत सरकार लिखता है, हाई कोर्ट अपने अपने राज्यों का होता है, अर्थात हाई कोर्ट भी कानून और दंड देती है और सुप्रीम कोर्ट भी निर्णय देती है, फैसला सुनाती है, दंड देने का विधान करती है। इसका मतलब जिस विषय में दोनों केंद्र और राज्य दोनों इन्वॉल्व हो, वो विषय किस सूची का होगा? तो ध्यान दिया जाए मित्रों, समवर्ती सूची में वे विषय रखे जाते हैं जिस पर आवश्यकता पड़ने पर राज्य सरकारें भी कानून बनाती हैं और आवश्यकता पड़ने पर संघ सरकारें भी कानून बनाती हैं। तो संघ सरकार और राज्य सरकार जिस विषय पर कानून बनाएगी, वो विषय किस सूची का होगा? वो विषय होगा समवर्ती सूची का। जैसे शिक्षा, ध्यान दिया जाए, शिक्षा, परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, इस पर केंद्र सरकार भी कानून बनाती है और राज्य सरकार, जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ये केंद्रीय विश्वविद्यालय है, वही कानपुर यूनिवर्सिटी, गोरखपुर विश्वविद्यालय ये राज्य के विश्वविद्यालय है। इसका मतलब गोरखपुर यूनिवर्सिटी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से जो जाना जाता है, कानपुर छत्रपति साहूजी महाराज के नाम से, इस पर कानून बनाने का अधिकार उत्तर प्रदेश सरकार को। जी हाँ मित्रों, और वही जेएनयू, वही प्रयागराज यानी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को नहीं है। क्यों? क्योंकि ये किस सूची का विषय है? ध्यान दीजिएगा, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, लेकिन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है और गोरखपुर विश्वविद्यालय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार। अब आपसे प्रश्न पूछा जाए कि ये बताइए पुलिस किस सूची का विषय है? तो मित्रों आप लोग देखते होंगे हर राज्य की पुलिस अलग अलग होती है। जैसे अभी उत्तर प्रदेश में जो एसआई की वैकेंसी आई है, इसके लिए भाजपा सरकार मोदी जी को
और पहले ही योगी जी को और पहले ही सचेत हो जाना चाहिए कि बच्चों के हित में काम करें। जब बच्चों ने अपनी मांग को रखा तब योगी जी की आंख खुली और योगी जी ने यूपीएसआई की वैकेंसी दी। तो यदि प्रश्न पूछा जाए कि पुलिस किस सूची का विषय है, तो मित्रों हर राज्य की पुलिस अलग अलग होती है। इसका मतलब पुलिस राज्य सूची का विषय है। अस्पताल किस सूची का विषय है, तो ध्यान दीजिएगा, लिखा रहता है राजकीय चिकित्सालय प्रयागराज उत्तर प्रदेश। तो इसका मतलब चिकित्सालय यानी अस्पताल और विद्यालय ये सब किस सूची के विषय है, ये सभी राज्य सूची के विषय। मेला प्रदर्शनी ये सब राज्य सूची के विषय। तो मित्रों इस प्रकार समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल केंद्र और राज्य दोनों को होगा। राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य सरकारों को होगी और संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल संघ सरकार की होगी। इस प्रकार हम लोगों ने देखा, तमाम विषयों को देखा कि कौन विषय किस सूची में आते हैं। मित्रों कल हम लोग अगली कड़ी को जोड़ेंगे, अर्थात अनुसूची 8 से हम पुनः कंटिन्यू करेंगे। कभी कभी बीच में एक आध दिन थोड़ा सा गैप हो रहा है, डिजिटल के बारे में हम सोच विचार कर रहे हैं। जल्दी ही डिजिटल बोर्ड हो जाएगा, कैमरा वगैरह सब हो जाएगा। थोड़ा सा धुंधलापन आ रहा है, आप लोग केवल पढ़ने पर ध्यान दीजिए। जो चीज मैं दिख रहा हूँ वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है, मैं दिखाई दे रहा हूँ नहीं दे रहा हूँ कोई मतलब नहीं, आपको सारी चीजें समझ में आ रही हैं, बस इतना ही से हमें मतलब है। आज के लिए बस इतना ही, फिर हमारी मुलाकात होगी कल। तब तक के लिए नमस्कार। आप खुश रहिए, जहां रहिए मस्त रहिए। समर्पित कोचिंग ने ऑफलाइन यूपीएसआई पेड का क्लास शुरू किया है। जो भी आप बंधुवर ऑफलाइन से जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। ये बैच हमारा सुबह 8 बजे से एक बैच हमारा 1 बजे से आज से शुरू हुआ है। जो भी हमारे मित्र जुड़ना चाहते हैं इस कोचिंग संस्था से, अभी तक सफलता का दर 100% रहा है। एक बार केवल ट्रायल करके देखिए। आप वीडियो के माध्यम से मनोज कुशवाहा को देख रहे हैं, हमारी सारी फैकल्टी को देखिए, मस्त हो जाएगा तबीयत। पढ़ते पढ़ते आपको लगेगा कि निश्चित है सफलता सामने दिख रही है। तो मित्रों इसी के साथ फिर कल मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।